हमारे सभी मीडिया के साथीगण, यहाँ पर एक ही बात सब हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज जैसा कि आप सबको ज्ञात भी है, परसों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उसको जारी किया है। और संकल्प पत्र और पार्टियां तो सिर्फ घोषणा करती हैं, इसलिए उनका घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम उसको पूरा करेंगे और पूरा होने की गारंटी स्वयं खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेते हैं, इसलिए हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। ये संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में कहेगी वो तो करेगी, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी बहुत से मैं समझता हूँ कि ऐसे काम है। जब 4 जून को 400 पार होगा, 2/3 से ज्यादा बहुमत इस भारतवर्ष के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनके आशीर्वाद से मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तरक्की होगी। अभी मैं निताशा जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात रखी, यहाँ पर किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार देंगे, कैसे हम किसान मजदूर को ताकत बढ़ाएंगे, जो फ्री राशन है, जो योजना पिछले 5 वर्षों में लगातार जारी है, अगले 5 वर्ष फिर संकल्प लिया है कि उसको हम जारी रखेंगे। जो बिजली के बिल है वो स्पेशल योजना उसके लिए चलाई जा रही कि किस तरीके से हम सूर्य किरण योजना के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी के नाम से होगी, 0 बिजली के बिल वो आए, वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत जो अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही, वो कैसे रक्षा कवच बने, कैसे भविष्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो मुद्रा लोन है उसको बढ़ा करके जो नौजवानों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, 20 लाख रुपए तक का उसका एक व्यक्ति को लोन के लिए वो स्वीकृति आने वाले समय में देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, बाकी तो और बहुत सी चीजें हैं कि किस तरीके से हम शिक्षा के जगत में काम करेंगे, कैसे हम आने वाले समय में जो एम्स है उसकी संख्या बढ़ाएंगे, कैसे हम आयुष के जो है और केंद्र विकसित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस भारतवर्ष को 2047 के अंदर हम विकसित भारत बनाएं, उसका जो संकल्प है, उसके लिए जो भी ब्लूप्रिंट हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी वो अगली जो तीसरी सरकार होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व उसको पूरा करेगी। 5 वर्षों के अंदर हम भारतवर्ष को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और आप सब जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार से है, कोई खेती से। जब हम अपनी फसल बेचते हैं, जब किसान के खाते में पैसा आता है, जब आढ़ती के खाते में पैसा आता है, तो वो उसका जो मुनाफा होता है वो परिवार के पालन पोषण के लिए भी खर्च करता है, वो मकान बनाने के लिए भी करता है, वो बच्चों की शिक्षा चिकित्सा पे भी खर्च करता है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो गाड़ी के ऊपर भी खर्च करता है, वो मकान के ऊपर भी खर्च करता है और जीवन स्तर बेहतर होता है। ऐसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो पूरा भारत जो है वो सुख समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यही नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसके लिए पहले पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत बुनियाद इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रखी गई। जो पुराने वर्षों से लंबित काम थे, जो मुद्दे थे, उसका तो समाधान हुआ, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 का मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, 3 तलाक खत्म करना हो, या फिर
सीए कानून को लागू करना हो। इसके साथ साथ कई कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वो अलग अलग राज्यों में जारी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पे कहा है कि भविष्य के अंदर हम कैसे हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को, हमारी परंपराओं को और भविष्य में आगे बढ़ा सके, उसके लिए भी हम त्रिवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र के जरिए जो विकास की विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास नई रेलवे की लाइनें बिछाएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत भारत है, नमो भारत ट्रेन, ये भविष्य के अंदर नई बड़ी रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी। और अगली जो सरकार है उसका विशेष फोकस, क्योंकि पिछले समय में रोडों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, रेलवे के ऊपर भी दिया, लेकिन अगला जो 5 साल है वो रेलवे के, अगर मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जितना आज़ादी के बाद काम रेलवे के क्षेत्र में हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा अगले 5 वर्षों में होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। उसके साथ साथ किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है, फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश और ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करे, उसके लिए जो भी सरकार किसानों को ताकत देने का काम कर सकती है वो करने का प्रावधान करेगी। और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का भी एक संकल्प वो केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भविष्य में जो भारत है हमारा, वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए कि पूरी दुनिया में आज हमारी सबसे बड़ी आबादी है। उस आबादी में जो वर्कफोर्स है 65% आबादी 35 साल के नीचे के युवाओं की है। और किसी भी मुल्क ने दुनिया में तरक्की तभी करी है जब उसके पास सबसे ज्यादा युवा आबादी हो, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, किसी भी, हम चाइना का उदाहरण उठा करके देखें तो आज जो हमारे देश के सामने डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम किस तरीके से देश की तरक्की में फायदा ले सकते हैं, ये मिलकर के सब लोगों को प्रयास करना है। और उसके लिए जो अवसर है वो अवसर उपलब्ध कराने का काम वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। विश्वकर्मा परिवार जनों का, एमएसएमई, छोटे ट्रेडर्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए भविष्य में और ज्यादा योजनाएं आएंगी और उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी का भी एक संकल्प लिया गया है। हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो हमारे जनजातीय साथी हों, चाहे वो अक़लियत के साथी हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के हों, उसके लिए विशेष प्रावधान आने वाले समय में है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आर्टियोपोरोसिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके लिए खास तौर पे, क्योंकि बहुत महंगी दवाई आती है, इसका भी प्रावधान आने वाले समय में होगा। एफपीओस जो वर्तमान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है, कुछ क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे उसको बनाया जाता है ताकि एक जगह किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न रख सके और वहां से उसको ठीक तरीके से बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग के साथ उसका कनेक्शन हो। ये सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, उसकी एक महत्वपूर्ण योजना भी भविष्य में शुरू करी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारे लिए, सबके लिए एक और गर्व की बात है कि हमारे झज्जर के एक किसान को सम्मान मिला और पहली जो हमारे संकल्प पत्र की जो कॉपी थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के एक बेटे, हरियाणा के एक लाल को वो सौंपी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि संकल्प पत्र को आने वाले समय में हम सब लोग अपना संकल्प बना करेंगे, क्योंकि आज ये देश का चुनाव है। हम सब लोग अपना संकल्प बना करके इसके लिए सब लोग मेहनत करें, जन जन तक बात पहुंचाने का काम करें कि एक तरफ बहुत क्लियर विजन के साथ, मिशन के साथ
नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, और दूसरी तरफ दिशाहीन विपक्ष है, जिसके पास न नेता है, न नीतियां हैं, न नेतृत्व है, और जिसके पास मैं समझता हूँ कि ना विचारधारा बची है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र था, कितना अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र वो सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ घोषणाएं हैं। पहले भी वो घोषणा पिछली बार भी की थी, एक न्याय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो न्याय योजना की बात उन्होंने करी थी पिछले घोषणा पत्र में, जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, क्या लोगों को न्याय मिला? आजादी के बाद लंबे समय तक देश के साथ अन्याय करने वाले, देश का शोषण करने वाले, देश को लूटने वाले लोग क्या वो न्याय दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज उनके घोषणा पत्र को देखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता, वो हमें सब लोगों को मिलकर के तय करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है, मीडिया के साथी भी हैं, अगले 35-40 दिन के अंदर हम हरियाणा के हर घर तक पहुंचे, खास तौर पे सिरसा के एक एक व्यक्ति तक जो हमारा संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं, उसको कन्विंस करें और उसको भविष्य में प्रेरित करें कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा। अभी जो आपने संकल्प पत्र बताया, उसमें जो मेन मुद्दा है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर संकल्प पत्र में क्या कहा गया है, थोड़ा बहुत अगर आप उसका हवाला दे सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है, जैसे दूसरे दलों के जितने भी आरोपी हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं? देखिए, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि पीछे थोड़ा भारत माता की थोड़ा शांत रहिए। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है, और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो बेरोजगारी की बात है जी, बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें इस देश के अंदर, एक वातावरण बनाए ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले। हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में। पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो चिल्लाते हैं कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से, कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है, तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसीज वो तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर भ्रष्टाचारी जो आ जाते हैं
बीजेपी में, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं गया आगे? देखिए, भ्रष्टाचारी कौन आ गया, पहली बात तो ये है। मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त, ईमानदार लोगों को लेती है। अशोक चौहान है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको हम भ्रष्ट कह दें, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही थोड़ा है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ा दी जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है, और कोई गुंडागर्दी, कोई अंधाराज नहीं चल रहा है। कानून का राज है, और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। डॉक्टर साहब, तिहाड़ क्या दिल्ली वालों के लिए है? हालांकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी है, क्या हरियाणा से कोई नेता भी तिहाड़ की सैर करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन क्या है, क्योंकि अपनी जो प्रक्रिया है। लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए इसी इंडी अलायंस में बहुत से ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने उस समय की सरकार जो 10 साल की थी, यूपीए की सरकार, उसके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ दस्तावेज दिए। अब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना उनके ऊपर। अब कब होगी, किसके ऊपर होगी, ये तो एजेंसीज बता सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की उसमें प्रक्रिया में कोई दखल ना होता है, और ना मैं समझता हूँ कि कोई होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में डॉक्टरों को पेमेंट नहीं, उन्होंने इलाज रोक दिया। आपके लिए बड़ा इलाज हो रहा है। देखिए, पेमेंट तो थोड़ा समय, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ समय लग सकता है। जिसने आयुष्मान भारत के माध्यम से किसी का भी इलाज किया है, उसका पूरा पैसा, उसका पूरा खर्चा वो केंद्र की और प्रदेश की सरकार मिलकर के वहन करेगी। ऐसा कोई बात आपने नोटिस में लाए हैं तो आप मेरे को बता देना बाद में आराम से कि ये लिस्ट है, इनकी पेमेंट है, और मैं समझता हूँ कि सरकार उसको पूरी पेमेंट देने का काम करेगी। सवाल है कि विपक्षी पार्टियां इस संकल्प पत्र को बोल रही है कि ये जुमला संकल्प पत्र है। 14 वाली घोषणाएं पूरी नहीं हुई, 19 में भी नहीं हुई, अब 24 में कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, वो कभी उन लोगों ने ना सपने में सोचा था, और करने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो खुद जुमले छोड़ते रहे, जो खुद खोखले नारे करते रहे, देते रहे, उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन देश पूरी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है, और अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत बनेगा। और हमारे जीते जी सबके, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे, हम सब इनकी भी लंबी आयु की कामना करते हैं, और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि 2047 नहीं, 2047 से और पहले 40 हो, 37 हो, उससे पहले इस भारत को विकसित हम बनाएं। और ये अगर हमारे अंदर, पूरे देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ लोगों की इच्छा शक्ति है, अगर पूरे देश की अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ऐसा हो जाए तो बहुत जल्दी हम जो है उस टारगेट को अचीव करेंगे। हमारी शहर मैदान के अंदर आई है, क्या बीजेपी के घोषणा पत्र से उसका कोई वास्ता है? उसका जवाब पहले भी दिया, आगे भी देंगे। आज केवल और केवल मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसके साथ मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उसी के ऊपर फोकस करें। एक बार फिर मैं, आप कुछ कहना चाहिए?